ठीक है, तो रॉस्बी वेव्स को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले आइडिया था रॉस्बी वेव्स का? कुछ आइडिया है किसी को कि भाई ये क्या है? रॉस्बी वेव्स के बारे में सुना तो है, लेकिन ये जेट स्ट्रीम्स क्या है फिर, है ना? दोनों एक ही जगह अगर चल रही है तो इनके बीच डिफरेंस क्या है? ऐसे ऐसे करके आपसे वो चीज़ें पूछ सकता है इसमें। तो किसी को आइडिया है आप में से रॉस्बी वेव्स का, या फिर है ना बेसिक से शुरू करें? हेलो? बेसिक से शुरू ठीक है, करिए ठीक सर। है, बेसिक से शुरू करते हैं ग्रुप। चीज़ों को थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, बात क्या है कि रॉस्बी वेव जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, रॉस्बी वेव्स, इनको आप प्लेनेटरी वेव्स भी कहते हैं। कभी भी अगर वो बोले मेन से आपसे वो सवाल ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर प्लेनेटरी वेव्स? तो आपने कंफ्यूज करके ये नहीं मान लेना है। एक मिनट, मुझे अपने माइक का ये थोड़ा सेटिंग चेक करने दो यार, हो सकता है मेरा साउंड थोड़ा कम आ रहा हो इसमें। कहाँ है, खैर छोड़ो, जो भी हो। हाँ, है ना? तो रॉस्बी वेव्स क्या है कि ये लगभग लगभग उसी जोन में आपकी चल रही है जहां जेट स्ट्रीम चल रही है। जेट स्ट्रीम का तो आपको आइडिया होगा कि जेट स्ट्रीम कैसे चलती है। जेट स्ट्रीम आपकी कहाँ चल रही है? नीचे चल रही है या ऊपर चल रही है? ऊपर चल रही है सर। ऊपर। ऊपर चलती है ना? 8-9 किलोमीटर ऊपर चलती है, ट्रोपोपॉज के आसपास ऊपर चलती है। और नॉर्मली आपको जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स आपको यहाँ मिड लेटीट्यूड्स के थोड़ा ऊपर, है ना, 30-40 डिग्री का जो लेटीट्यूड है, लगभग यहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम चलते हुए देखने को मिलेगी, है ना? और ये जो ये जो रॉस्बी वेव्स है, रॉस्बी वेव्स भी आपकी लगभग लगभग यहीं पे, जहाँ दो एयर मासेस कन्वर्ज होते हैं ना, वहाँ आपको जेट स्ट्रीम्स और रॉस्बी वेव्स चलते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, सबसे पहले ये समझो कि एक्चुअल में जेट स्ट्रीम और ये रॉस्बी वेव्स चल क्यों रही है और चल कैसे रही है। होता ये है कि मान लीजिए ये हमारा प्लेनेट अर्थ है ना? मान लीजिए ये हमारा प्लेनेट अर्थ है। तो होता ये है कि भाई नीचे से फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेटर है ना? ये आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से गर्म हवा ऊपर उठ रही है, उठती है नहीं उठती है ना? और यहाँ पे ये सिंक करने की कोशिश करेगी। आधी ये सिंक होगी, आधी ये सिंक होगी। लेकिन कुछ एक हवा ऐसी है कि भाई, है ना, क्योंकि ऊपर वाली जो हवा है, फॉर एग्जांपल जो सब पोलर रीजन से आ रही हवा है, ये थोड़ी ठंडी है, कंपैरेटिवली ठंडी है। तो ये मिक्स तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर का ग्रेडियंट है। टेम्परेचर का है ना, टेम्परेचर इनका वेरी करता है। इनके जो है ना, इनका जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस इतना है कि ये मिक्स नहीं हो पा रही है। अलग अलग टेम्परेचर है दोनों का, तो मिक्स ये नहीं हो पा रही है। फिर क्या करेंगे ये, जैसे ये ऊपर भी टकराएंगे तो कुछ एक तो नीचे सिंक हो जाएगी, जो ठंडी हो गई वो नीचे सिंक हो गई। लेकिन जो ठंडी नहीं हो पाई, जो बहुत ज़्यादा स्पीड में ऊपर चल रही थी, जैसे ही ये एक दूसरे से स्पीड में टकराई, तो इसमें से आपका जो हायर अल्टीट्यूड है, जो आपका ट्रोपोस्फियर में ही जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर ऊपर 8-9 किलोमीटर से लेकर के 17-18 किलोमीटर इतनी हाइट में, ये जो वेव्स हैं, ये यहाँ पे बहुत ही स्पीड में चारों तरफ, धरती के चारों तरफ घूमने की कोशिश करेगी। इसमें कोरियोलिस फोर्स का भी रोल रहता है। कोरियोलिस फोर्स का कैसे रोल रहेगा? जैसे मान लो ये वेव है, ये नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ये यहाँ से साउथ की तरफ हवा आने की कोशिश कर रही है। बीच में कोरियोलिस फोर्स ने इन्हें मोड़ दिया, धरती की कोरियोलिस फोर्स ने इन्हें मोड़ दिया। किस तरफ? किस तरफ? नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये किस तरफ को मुड़ती है? क्लॉकवाइज मुड़ती है ना? क्लॉकवाइज। है ना? तो बस आना इसने सीधा था, क्लॉकवाइज कोरियोलिस फोर्स ने इसे धक्का दे दिया, कोरियोलिस फोर्स ने इसे धक्का दे दिया। तो ये बहुत फास्ट मूव करने की कोशिश करेगी धरती के चारों तरफ। जब ये वेव्स ठीक ऐसे स्ट्रेट पैटर्न में मूव करे और बहुत नैरो हो, तभी ये फास्ट होगी। समझ रहे हो? ये एकदम फास्ट विंड चलती है, जेट स्ट्रीम बहुत फास्ट चलती है और काफ़ी नैरो होती है, 6-7 किलोमीटर के नैरो गैप में ये चलती है। तो जब ऐसा हो रहा है तब हम इसे कहेंगे जेट स्ट्रीम। लेकिन जो रॉस्बी वेव है, रॉस्बी वेव जेट स्ट्रीम से अलग होती है। वो क्यों?
रॉस्बी वेव जेट स्ट्रीम की तरह फास्ट नहीं चल पाती है, सेम सिमिलर मैनर में ये फॉर्म होगी। जैसे जेट स्ट्रीम अभी हमने देखा कि जेट स्ट्रीम क्यों पैदा हो रही है, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, और दो जो हवाएं हैं जब वो एक दूसरे से टकराई और साथ में कोरियोलिस फोर्स ने जब उस पर अपनी फोर्स लगाई तो ये फास्ट मूव करने लगी। सिमिलर फैक्टर की वजह से ही आपकी रॉस्बी वेव भी तैयार हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रॉस्बी वेव आपकी स्ट्रेट पैटर्न में नहीं चल रही है। जब रॉस्बी वेव है ना, जब आपकी एक तरीके से आप ऐसे ही मान लो, जब ये, हाँ, जब ये जेट स्ट्रीम आपकी इस इस तरीके से आपके वेव के पैटर्न में चलने लग जाए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और बहुत ब्रॉड ये बन जाए, धीमे चले ब्रॉड बन जाए, है ना, ऐसा ना हो कि सिर्फ 6-7 किलोमीटर चौड़ी ये वेव हो ना, जब ये बहुत ब्रॉड बन जाए तब आप इसे कहेंगे रॉस्बी वेव। इन अ नटशेल, रॉस्बी वेव ठीक जेट स्ट्रीम की तरह ब्रॉड चलने वाली वेव्स होती है ना, जो कि काफ़ी एक्सपेंडेड होती है, नैरो नहीं होती है वो वेव, एकदम एक्सपेंडेड होगी। और आप यूजुअली देखेंगे कि जो इनका रास्ता है इसी के अंदर स्ट्रेट पाथ में आपकी जेट स्ट्रीम भी चल रही होगी, लेकिन आप ऐसे समझो कि कुछ एक जेट स्ट्रीम का हिस्सा जो वीकन हो गया वो कुछ ऐसे ऐसे चलेगा, समझ रहे हो? तो इसे आप कहेंगे रॉस्बी वेव। और रॉस्बी वेव का क्लाइमेट पे भारी इम्पैक्ट होता है कई तरीके से, है ना। अब इसके पीछे जो, हाँ, कारण है फॉर्मेशन के, मैंने आपको बताया अर्थ का जो रोटेशन है, कोरियोलिस इफेक्ट। तो कोरियोलिस इफेक्ट जो है ना, वो क्या करता है, जो इक्वेटर से आने वाली हवा है और जो पोल से आने वाली हवा है, इनको इनको मोड़ देगा और एकदम एकदम, है ना, फास्ट ये चलने की कोशिश करेगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो दो हवाओं के बीच, है ना, जैसे कोल्ड, मान लो अगर कोल्ड एयर मास एक्टिव हो और वार्म एयर मास एक्टिव हो, दोनों अगर एक्टिव हो, तो क्या करते हैं कि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को बहुत ज़्यादा पुश करेगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड वो एयर मास तो हैवी है, तो ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, या फिर सॉरी, कोल्ड एयर मास तो हैवी है, तो जो हैवी एयर मास है वो ज़्यादा पुश लगाएगा ना, ज़्यादा ज़ोर से वो पुश लगाएगा। सोचो, एक एक रुई का बॉल है और एक लोहे का बॉल है, किसकी फोर्स ज़्यादा लगेगी? जो हैवी है उसकी लगेगी ना। हेलो। यस सर। बस यस वैसे सर। समझो कि जो कोल्ड पोलर एयर है वो वार्म पोलर एयर को इतने फास्ट वो पुश कर देगी, क्योंकि वो भी ऊपर से दौड़ के आ रही है, ये भी दौड़ के आ रही है, तो जैसे ही टकराएंगी तो, है ना, जाएंगे ना। ऐसे समझो भाई, दो, एक तरफ से ट्रक आ रहा है, एक तरफ से आप जा रहे हैं, ट्रक, है ना, ट्रक से आप टकराए, आप हल्के हैं तो ऊपर कौन उड़ेगा? आप उड़ेंगे ना। फास्ट आप जाएंगे ना। यस सर। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है, कोल्ड एयर मास ने वार्म एयर मास को जब पुश किया तो एकदम फास्ट स्पीड से वो आगे को बढ़ेंगी। तो ये आपकी हुई जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन, है ना। अब ये जो हमने देखा कि ये वेवी पैटर्न में चल रही है, वेवी पैटर्न में चल रही है, वेवी पैटर्न में चल रही है। इस वेवी पैटर्न में चलने के कई कारण होते हैं, है ना। कई कारण इसलिए होते हैं, हो सकता है कि जो टेम्परेचर यहाँ पे हो, किसी दूसरे पॉइंट पे वो टेम्परेचर यहाँ जैसे हो, तो ये स्ट्रीम तो खुद को कंजर्व करने की कोशिश करेगी ना, तो ये अपने लिए वही टेम्परेचर वाला रास्ता ढूंढेगी जो इसको कंजर्व करवा सके। समझ रहे हो मेरी बात? जो थर्मोक्लाइन या फिर जो आपका क्या कहेंगे उसे यार, जो ठीक है, जो आपके, है ना, थर्मल डिफरेंस है, अलग अलग, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग प्लेसेस में जो थर्मल डिफरेंस है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उस टेम्परेचर के डिफरेंस से भी, उसकी वजह से रॉस्बी वेव्स अपना पाथ कुछ इस तरीके से चेंज करती है ना। और ये वेव्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जेट स्ट्रीम की तरह कि भाई जो भी सामने आए ऑब्स्टेकल को, है ना, ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर दो, या फिर थोड़ा सा पाथ अपना डिविएट करके वापस उस पाथ में आ जाओ। उतनी स्ट्रांग तो ये होती नहीं है ना, ये थोड़ी वीक होती है। तो इसी वजह से ये डिविएशन पसंद करती है। एक तरीके से समझो कि ये अडेप्ट हो रही है अलग अलग चेंजिंग कंडीशंस के लिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो रॉस्बी वेव्स है, प्लानिटरी वेव्स है, ये अक्रॉस प्लैनेट कुछ ऐसे वेवी पैटर्न में चल रही है। जेट स्ट्रीम नॉर्मली आपको ऐसे स्ट्रेट पैटर्न में, है ना, मतलब स्ट्रेट सर्कल्स, ऐसे समझो,
कि धरती के चारों तरफ लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन के उससे, हाँ ठीक है, वैसे ये चल रही होती है जेट स्ट्रीम्स। लेकिन रॉस्बी वेव्स उसी उसी अल्टीट्यूड पे लगभग वेवी पैटर्न में चल रही होती है। डिफरेंस क्लियर है? और इसके पीछे वेवी पैटर्न में चलने के पीछे का कारण एक ये भी है कि मान लो बीच में माउंटेन रेंज आ गई, तो रॉस्बी वेव तो इतनी मजबूत नहीं है कि माउंटेन रेंज, मान लो बीच में माउंटेन आ गया, तो है ना, कोई ऊंचा माउंटेन आ गया, तो रॉस्बी वेव आपकी, हाँ, जो जेट स्ट्रीम है उसकी तरह उतनी स्ट्रांग नहीं है कि थोड़ा सा यहाँ से डिविएट हो जाते हैं आगे फिर मिल जाएंगे। नो, ये क्या करेगी, अगर बीच में माउंटेन आ गया तो ये पूरा ही मुड़ जाएगी। समझ रहे हो? पूरा ही मुड़ जाएगी, अपना रास्ता ही मोड़ लेगी वहाँ से ये। तो ये माउंटेन रेंजेस वगैरह, लैंड ओशन के बीच जो थर्मल डिफरेंस होता है, मान लो जैसे लैंड है ना, लैंड मास है, तो लैंड मास की ज़मीन जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म भी हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो मान लो सर्दी में है ना, सर्दी में मान लो ये इंडिया का लैंड मास है, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, लेकिन उसी सर्दी में जो ओशन है, क्योंकि ओशन तो हीट काफ़ी लेट अपना लूज करता है, ओशन गर्म भी टाइम लेता है गर्म होने में, और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। तो सर्दियों में आप देखेंगे कि धरती का फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का जो लैंड मास है, तो जो लैंड मास का टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली सर्दियों में बहुत ठंडा होगा, लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो ओशन का टेम्परेचर है, ओशन के सरफेस वाटर का टेम्परेचर है, वो उतना ही रहेगा, लगभग 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का, है ना। तो जैसे ये थर्मल डिफरेंस आया, तो ये है ना, मान लो ये ओशन है, तो ओशन तो अपने ऊपर की जो हवा है उसे भी हीट अप करेगा ही, और यहाँ पे थर्मल डिफरेंस है, तो मान लो ये रॉस्बी वेव यहाँ से आने की ऐसे कोशिश कर रही थी, एकदम से यहाँ इसे ठंडा मिल गया, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। समझ रहे हो? यहाँ ये फास्ट हो जाएगी ना। जितना जितनी ठंड होगी, एक बात ये भी समझ लो, है ना, जितनी ज़्यादा ठंड होगी या फिर जितनी कम ग्लोबल वार्मिंग होगी, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक बात समझ लो, जितनी कम ग्लोबल वार्मिंग होगी, या फिर इन अदर वर्ड्स जितनी ज़्यादा ठंड होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा, उतनी फास्ट आपकी जेट स्ट्रीम चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ या ना? यस सर। क्यों चलेगी बताओ? सर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना कोल्ड एयर मास में और वार्म एयर मास में, उतना स्ट्रॉन्ग पुश कोल्ड एयर मास के द्वारा वार्म एयर मास में लगाया जाएगा। समझ रहे हो? और जितना स्ट्रॉन्ग पुश कोल्ड एयर मास के द्वारा वार्म एयर मास में लगेगा अपर एटमॉस्फेयर में, उतनी फास्ट आपकी जेट स्ट्रीम चलेगी। तो अगर वो आपसे बोले कि ग्लोबल वार्मिंग से जेट स्ट्रीम मजबूत हो रही है या कमजोर, तो आप क्या कहेंगे? जेट स्ट्रीम वीकन हो रही कमजोर है हो या रही है। स्ट्रेंथन? वीकन हो वीकन। रही है। प्रगति, यहां तक बात सभी को समझ आ गई? हेलो, Yeah. हाँ सर। रॉस्बी वेव और इसका, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे बोले कि ग्लोबल वार्मिंग से रॉस्बी वेव पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रॉस्बी वेव्स बढ़ेंगी या घटेंगी, बताओ? स्ट्रेंथन होगी। रॉस्बी वेव वीकन, हाँ, रॉस्बी वेव्स उल्टा स्ट्रेंथन होगी ग्लोबल वार्मिंग से। वो क्यों? क्यों? क्योंकि जितनी, मैंने आपको बताया ना रॉस्बी वेव क्या है, रॉस्बी वेव एसेंशियली लगभग वही वही जेट स्ट्रीम है जो कमजोर हो गई, कमजोर होके ऐसे वो सत्यम, मैंने बताया ना, जैसे तुम मान लो कभी कमजोर हो गए तो तुम ऐसी लंबी हाँ लंबी सर। बातें करोगे, है ना, जैसे सो के चल रहे हो। जैसे हमने उसके लिए स्टडी किया कि जितनी कम एनर्जी, जितनी कम फोर्स, जितनी कम एनर्जी किसी भी वेव में होगी, किसी भी रेडिएशन में होगी, तो उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, वो सो के चलेगी वो वेव। जैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, हमने देखा धरती से एमिट होने वाली जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सन से आने वाली रेडिएशन के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी कम है। सिमिलरली यहाँ जितना कम फोर्स से इसमें पुश लगेगा, दैट मीन्स
जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उतना कम फोर्स से इसको पुश लगेगा, उतनी ज़्यादा वो रॉस्बी वेव नीचे की तरफ फैलेगी, है ना, वो ट्रॉपिक्स की तरफ आने की कोशिश करेगी, वो उतना ज़्यादा वेवी पैटर्न बनाएगी, वो सीधा नहीं चल पाएगी, जेट स्ट्रीम्स कम होंगी और रॉस्बी वेव्स बढ़ेंगी, वेवी वेव्स बढ़ेंगी। समझ रहे हो? यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर हो गया भाई? यहाँ से प्री में सवाल यस सर। बनाएंगे वो, तो मैंने अलग से आपके लिए ये डाल रखा है। और भाई ये लिख के ले लो, ये पॉइंट्स ना आपको नहीं मिलेंगे किसी दूसरी जगह, क्योंकि कोई दूसरी जगह ऐसा सोचता नहीं है कि ऐसे भी सवाल पूछेंगे कोई। ये मेंस के लिए नहीं है, ये प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बात समझो कि भैया ग्लोबल वार्मिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जेट स्ट्रीम उतनी कमज़ोर होगी, जेट स्ट्रीम जितनी कमज़ोर होगी उतना ज़्यादा आपका रॉस्बी वेव जो है वो मजबूत होगी। रॉस्बी वेव्स और जेट स्ट्रीम एक नहीं है। अब समझ आ गया आपको? प्रगति समझ आया? यस सर। ये एक दूसरे के इनवर्स है, चल सिमिलर लेवल पे रही है एनर्जी डिफरेंस होने के कारण, और फॉर्म भी लगभग सेम मैनर में हो रही है, लेकिन क्या डिफरेंट है इनमें? एनर्जी का डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। समझ रहे हो? तो बस यही सर मैंने इसमें, हाँ बोलो बोलो। सर क्लाइमेट पे दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रभावित कर रहा भाई है, ज्यादा दोनों इफेक्ट कर रहा दोनों दोनों सेम इफेक्ट करेगा। दुनिया में जो भी चीज़ इस दुनिया में है, हीगल ने एक बात कही थी, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। व्हाट डज दैट मीन? प्रगति, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, इसका क्या मतलब हुआ? सर ये तो ऐसे का टॉपिक है ना, हाँ हाँ, आया। जो भी हो, मैं यही लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ इधर। इसका मतलब क्या हुआ? जो रियल है वो अलग है, जो अलग है वो रियल है। नहीं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो रैशनली एग्जिस्ट कर रहा है, ये मतलब है इसका। हीगल का मानना ये था कि इस दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट फॉर ए रीजन, फॉर ए पर्पज। सो रियल इज रैशनल, दिस फोन इज रियल, सो दिस फोन इज रैशनल एज वेल। दिस पेन इज रियल, दिस पेन इज रैशनल एज वेल। ये किसी काम से एग्जिस्ट कर रहा है, बेकार कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सिमिलरली रॉस्बी वेव हो या जेट स्ट्रीम हो, बेकार कुछ भी नहीं है सत्यम इस दुनिया में। क्लाइमेट पे दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, और क्लाइमेट चेंज का भी दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल जी सर वार्मिंग से जी। क्या प्रभाव पड़ रहा है? जेट स्ट्रीम मजबूत हो रही है या कमजोर? सत्यम तुम बताओ। सर जेट स्ट्रीम कमजोर हो रही है, और वो जो बताए हैं वो रॉस्बी वेव, मजबूत हो रही हाँ है, बस, रोसबी वे वो मजबूत हो रही है। बस सिंपल बात है। अब ये डिफरेंस मैंने यही यहाँ पे है ना, इतने 7 पॉइंट में मैंने यही डिफरेंस जो अभी समझाया वो यही है। राइट, क्लियर, समझ गए? बस अब रॉस्बी वेव समझ गए ना? ये जो पॉइंट्स है ये यस सर। सेम पॉइंट्स है, हाँ बाकी कुछ हाँ नहीं सर। है ना, रिपीटेड है। अब रॉस्बी वेव का क्लाइमेट पैटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमें ये एग्जामिन करता है ना। रॉस्बी वेव्स, हाँ, क्या करते हैं कि भैया जो वेदर एक्सट्रीम है कई बार उसको क्रिएट कर देते हैं, वेदर एक्सट्रीम क्रिएट कर देंगे। वो कैसे? जैसे ही ये वेव देखो, आपने देखा ना कि ये पोल से नीचे की तरफ चल रही है, ये विंड रॉस्बी वेव पोल से नीचे की तरफ चल रही है। तो रॉस्बी वेव जितनी मजबूत होगी, दैट मीन्स पोलर एयर मास नीचे की तरफ उतना ज़्यादा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रॉपिक्स की तरफ पोलर एयर मास उतना ज़्यादा ये अलाउ कर रही है एक तरीके से। देखो होता क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जो अपर एयर सर्कुलेशन है, जब जब भी जेट स्ट्रीम अपर एयर में चल रही है, तो जेट स्ट्रीम एक तरीके से एटमॉस्फेरिक लिड के तौर पे काम करती है, एक ढक्कन के तौर पे काम करती है, एक बाउंड्री बैरियर के तौर पे काम करती है। जेट स्ट्रीम क्या करती है, जो अपर है ना, अपर एयर अपर अपर एटमॉस्फेयर में जो जेट स्ट्रीम चल रही है वो क्या करती है, वो प्रेशर को कुछ ऐसे एडजस्ट कर देती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत फास्ट मूविंग है, तो प्रेशर को कुछ ऐसे एडजस्ट कर देगी कि जो पोलर एयर मास है वो ऊपर ही घूमता रहे,
वो पोल पे ही घूमता रहे, वहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी एयर नीचे नहीं आती है सब पोलर एरिया में। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होती है। इसी को कहते हैं पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स कैसे बनता है? पोलर वॉर्टेक्स कैसे बनता है इसे भी यहाँ पे साथ में समझो। पोलर वॉर्टेक्स, पोलर वॉर्टेक्स का आइडिया है ना सभी को? हेलो? हाँ सर। नहीं सर। अरे Yes. भाई, जिसे नहीं पता है उसके लिए 1 मिनट खाली पेज लेता हूँ मैं इधर। पोलर वॉर्टेक्स आइडिया सभी को होता है, लेकिन कई बार क्या है कि हम चीज़ों को मिस कर जाते हैं। पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है? मान लीजिए ये धरती है ना, ये धरती है। होता क्या है, ये मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ गर्म हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? पोल से नीचे की तरफ ठंडी हवा आ रही है, पोल से नीचे की तरफ ठंडी हवा आ रही है। यहाँ ये टकरा जाएंगी, मिक्स तो नहीं होगी? मिक्स होंगी क्या ये? नहीं सर, नहीं होंगी ना? एग्जाम्पल दिए थे आप, हाँ तेल और पानी का। हाँ हाँ, मिक्स तो ये नहीं होगी एटलीस्ट, है ना? या फिर इस तरीके से अगर इसे ना बताएं, एक्चुअली मैंने ये उल्टा कर दिया ना करें हुजूर, ना करें। ये एक्चुअली ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ सिंकिंग पैटर्न नहीं शो करना है। एक्चुअली ऐसे हवा चल रही है ये, है ना? ये इक्वेटर यहाँ जैसे मान लो नीचे, तो पैटर्न कुछ ऐसे बनता है ये, ठीक है ना? अब ये जिसने हेडले सेल, फेरल सेल वगैरह इन चीज़ों को स्टडी किया हुआ है उन्हें ये चीज़ें मालूम है। देखो होता क्या है यहाँ पे, आपके जो मिड लैटिट्यूड्स है 30 डिग्री 40 डिग्री जो अर्थ का है ना वो है, उस 30 30 40 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ लगभग 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ आपकी विंड चल रही होती है। इस तरीके से आपकी हवा ऊपर की तरफ से आएगी, पोल से हवा नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि इनके बीच थर्मल डिफरेंस है तो ये मिक्स तो नहीं हो पाएगी, मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये एक दूसरे को पुश करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? एक दूसरे को पुश करेंगे। ठंडी हवा पोल से नीचे की तरफ आने वाली है, ये हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा हैवी भी होती है, मैंने बताया ना, ठंडी हवा हैवी होगी। तो जो हैवी हवा है वो ऊपर उठेगी, या फिर जो नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली आपकी गर्म हवा है जो कि लेस हेवियर है, कौन सी हवा ऊपर उठेगी बताओ? सर जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लेस वार्म एयर हेवी ऊपर है। उठेगी, है ना? है ना? उठेगी दोनों, लेकिन ज़्यादा कौन उठेगी, ज़्यादा फोर्स से कौन उठेगी? वार्म एयर उठेगी। समझ रहे हो? तो यहाँ से ये बेचारियाँ ऊपर उठ जाएंगी, और ऊपर तो ऑलरेडी जेट स्ट्रीम चल रही है, तो ये भी एक लिड के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ एक पोलर एरिया में इसी वजह से एक वॉर्टेक्स बन जाता है कि ऊपर से बेचारी हवा नीचे आ रही है, यहाँ से नीचे ये एंटर कर नहीं पा रही है, थोड़ा ये ऊपर उठ जाएंगे, और जो बाकी बची हुई हवा जो नीचे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर भी रही थी, उसे कौन रोक देगा? उसे वो प्रेशर रोक देगा जो जेट स्ट्रीम ऊपर से अप्लाई इस पे कर रही है। इससे बन जाता है आपका पोलर वॉर्टेक्स, कि ये पोल में ही ये हवा घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। फ़ायदा ये है कि पोल का जो एक्सट्रीम कोल्ड है वो इसकी वजह से सब पोलर रीजन में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। अब मुझे बताओ, ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो पोलर वॉर्टेक्स स्ट्रेंथन होगा या वीकन होगा बताओ? सर हाँ, पोलर वॉर्टेक्स वीकेंड वीकेंड होगा। क्यों होगा वीकन बताओ जल्दी? सर क्योंकि नीचे से जो गर्म वार्म एयर है वो ऊपर जा रही है पोलर पोलर रीजन में, और वो वहाँ पे सब कंफ्यूजन हो गया सब है। कंफ्यूजन हो गया है। सर स्ट्रॉन्ग होगा सर। हाँ क्या हुआ? सर ग्लोबल वार्मिंग से सर स्ट्रॉन्ग होगा शायद पोलर वॉर्टेक्स। तो भाई क्यों सर स्ट्रांग होगा? ग्लोबल वार्मिंग से जब जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होगा तो उससे जितना वो स्ट्रांग होगा उतना वो एयर नीचे ही नहीं आएंगी, ऊपर ही ग्लोबल रहेंगी। वार्मिंग से प्रगति क्या होगा, जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होगी या वीकन? सर जेट स्ट्रीम वीक होगी, और हाँ। इसलिए वो जो पैटर्न में चलता है स्ट्रेट, तो वो वेवी हो जाएगा, और इसलिए कनाडा से यूएसए तक वो आ जाता है पोलर हाँ वोर्टेक्स। भाई, ग्लोबल वार्मिंग से पोलर वॉर्टेक्स वीकन होगा। क्यों? क्योंकि जिस जेट स्ट्रीम से ये बन रहा था ना पोलर वॉर्टेक्स, वो मैंने बताया ना, वो रॉस्बी वेव में और ज़्यादा तब्दील होती जाएगी, वो वीकन होती जाएगी। समझ रहे हो? वो जो जेट स्ट्रीम इसे बना रहे हैं, बनाने में अपना योगदान दे रही है, वो जेट स्ट्रीम ही जब वीकन हो गई, कमज़ोर हो गई, तो पोलर वॉर्टेक्स भी कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? तो पोलर वॉर्टेक्स अगर कमज़ोर होगा, तो अब वो जो पोल की हवा, जो ठंडी पोल की हवा है, जो सिर्फ यहाँ तक कन्फाइन थी,
अब वो ऐसे नीचे आना शुरू कर जाएगी। इसीलिए जो कनाडा का एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होना शुरू कर जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हम 2019 में वापस जाएंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, जब नॉर्दर्न यूएसए में स्नो के स्टॉर्म्स आएंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप फिर से बोलेगा कि वेयर इज ग्लोबल वार्मिंग, इट इज स्नो एवरीवेयर। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी एक बार। I always used to tell that there is no global warming, it is just a propaganda of climate activists. Where is global warming? See, there is snow everywhere. तो वो स्नो इस वजह से आया था, पोलर वॉर्टेक्स कमजोर होता है। समझ में आ गई अब बात? जी जी सर। हाँ विनर। सॉरी सर। कोई बात नहीं, समाधान रोहित सबका समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो अब समझ आ गया कि ये क्लाइमेट पैटर्न को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अब आप बोल सकते हैं पोलर वॉर्टेक्स को इम्पैक्ट करता है। अब आप बोल सकते हैं कि सब पोलर जो क्लाइमेट या फिर टेम्परेचर है उसे रॉस्बी वेव इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। रॉस्बी वेव जितनी स्ट्रांग होगी उतनी, रॉस्बी वेव नॉट द जेट स्ट्रीम, रॉस्बी वेव जितनी स्ट्रांग होगी या फिर जितनी ज़्यादा रॉस्बी वेव होगी उतनी ज़्यादा पोलर हवा नीचे की तरफ आएगी, है ना? उतना कमजोर आपका पोलर वॉर्टेक्स होगा। दैट मीन्स कूलिंग, जो पोलर कूलिंग्स है या सब पोलर रीजन की कूलिंग है वो किस वजह से हो रही है? रॉस्बी वेव की वजह से भाई हो रही है। ये सारे काम कौन कर रहा है? अब जब आपको ये समझ आ गया ना तो आपको ये सारी चीज़ें आ गई। ब्लॉकिंग पैटर्न की, है ना? रॉस्बी वेव, व्हेन रॉस्बी वेव बिकम्स स्टेशनरी, इससे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक ब्लॉकिंग होता है। ये भी एक और चीज़ है। होता क्या है कि रॉस्बी वेव, जब मान लो, देखो रॉस्बी वेव ना वेरी करती रहती है। हमने देखा इधर ऊपर जब आप देखेंगे रॉस्बी वेव वेरी करती रहेगी। किस बेसिस पे? मान लीजिए जो है ना, मान लीजिए ये इंडिया है, जो हीट आज यहाँ पे थी कल वो यहाँ होगी कि नहीं होगी? टेम्परेचर तो ऊपर नीचे वेरी करेगा, है ना? तो वो जो रॉस्बी वेव का पैटर्न पहले ऐसा था, जो यहाँ से होते हुए ऐसे जा रही थी, कल को वो यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? हेलो, क्योंकि ये तो टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहा है रॉस्बी वेव को, इसके पाथ को। यस और नो? यस सर। तो नॉर्मली क्या होता है, रॉस्बी वेव वेरी करती रहती है। कई बार क्या होगा, टेम्परेचर या फिर जो कंडीशंस है वो लगभग स्टैटिक हो जाएगी, तो रॉस्बी वेव एक आधे महीने तक, है ना, इवन 15-18 दिन तक रॉस्बी वेव एक ही प्लेस पे, एक ही शेप में, एक ही पैटर्न को पकड़ लेगी। और इससे क्या क्रिएट हो जाएगा? एक लिड क्रिएट हो जाएगा, ऊपर ढक्कन। तो जो नीचे का एयर मास है उसकी मूवमेंट होगी ही नहीं। वो इस रॉस्बी वेव को क्रिएट, है ना, रॉस्बी वेव तो 8-9 किलोमीटर ऊपर चल रही है, तो जो नीचे का एयर मास है वो गर्म होता रहेगा। वो यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, इसे ब्रीच कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस है। सब चीज़ें टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। मैंने बताया ना, टेम्परेचर डिफरेंस हो तो ना तो मिक्सिंग हो पाती है ना तो ब्रीच हो पाता है। वो हवा ब्रीच भी नहीं कर पाएगी, ना मिक्सिंग हो पाएगी दो हवाओं की। तो वो जो नीचे से गर्म हवा ऊपर उठने की बेचारी कोशिश कर रही थी, ऊपर तो ढक्कन है, तो ये फिर नीचे आ जाएगी, फिर सिंकिंग बनेगा। इसी से आपका क्या बनता है ना, फिर सिंकिंग होगा। और ऊपर से जब ये हवा नीचे की तरफ सिंक हो रही है इसी लिड के अंदर, तो फ्रिक्शन भी तो होगा। जब हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे वाले पार्टिकल पे ये प्रेशर लगाएगी, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी तो होगा। फ्रिक्शन से और ज़्यादा हीट बनेगी कि नहीं बनेगी? हेलो, यस सर। बनेगी कि नहीं बनेगी? हीट बनेगी। इसी से हीट डोम का फॉर्मेशन होता है। इसी से बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ जाएंगे। या फिर अगर इस पर्टिकुलर एरिया में नीचे कोई वाटर बॉडी है तो क्या होगा, यहाँ नीचे से जब हवा, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, अपने साथ मॉइस्चर भी ला रही है, ऊपर कंडेंस होकर बारिश कर रही है, फिर लूप हो जाएगा। इसी से एक्सट्रीम ड्रॉट होंगे, इसी से एक्सट्रीम फ्लड होंगे। एनी क्वेश्चन? यहाँ समझ आ गया? यस सर। प्रगति, रोहित, समाधान, सत्यम, एवरीवन, है ना? हो गया ना? यस सर। यस बस इतनी सी बात है, बाकी और सर, कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो। सर ये हीट डोम कौन सी बला है सर? ये पहली हीट बार डोम मैं सुना। आगे समझाऊंगा अगले उसमें सेशन में, है ना? ये अगले सेशन में लेते हैं। अभी आज का रॉस्बी वेव, हीट डोम यही है एक्चुअली, जो समझा दिया ना। हीट डोम ऐसे ही फॉर्म हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। ऊपर जेट स्ट्रीम या फिर रॉस्बी वेव, इन दोनों में से कोई एक एटमॉस्फेरिक लिड के तौर पे काम कर रहा है। नीचे से गर्म हवा ऊपर उठ रही है,
यहाँ से बाहर वो जा नहीं पा रही है बेचारी, फिर क्या होगी, वो यहीं से सिंक होगी। जैसे जैसे सिंक होगी तो नीचे के जो एयर पार्टिकल है वो और ज़्यादा वार्म होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो पार्टिकल्स के बीच फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण से और ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, तो और ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी तो ये हवा फिर से ऊपर उठेगी, फिर नीचे बैठेगी, ऊपर उठेगी, नीचे बैठेगी, लूप बनेगा, हीट बढ़ती रहेगी, इससे फॉर्मेशन होगा हीट डोम का। क्लियर? अब हीट डोम में क्लियर हो गया, सर। बस यही है, सब इंटीग्रेटेड है। मॉनसून पे इसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। जो भी क्लाइमेट पैटर्न है मॉनसून पे इम्पैक्ट होगा। पोलर वॉर्टेक्स इंस्टेबल होगा कि नहीं होगा? मैंने अभी समझा दिया कि रॉस्बी वेव का पोलर वॉर्टेक्स से क्या लेना देना है। होगा, होगा। जितनी ज़्यादा रॉस्बी वेव चलेगी उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होगी नॉर्दर्न यूरोप, यूएस एटसेट्रा में, है ना। क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट हमने देख लिया कि एक्चुअली क्या होता है, जितनी ज़्यादा, है ना, जितनी ज़्यादा रॉस्बी वेव्स होंगी, जितनी ज़्यादा रॉस्बी वेव होंगी, इससे मोर एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग्ड वेदर इवेंट्स आपके बनेंगे, है ना। आर्कटिक वार्मिंग होगी इसकी वजह से। ये सारी चीज़ें जो है आपको हाँ देखने को मिलेगी रॉस्बी वेव के इफ़ेक्ट के तौर पे। एक्चुअली इसी चीज़ में भाई, इसी चीज़ में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है जो कि हमने आज स्टडी किया है। ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है ना, ऊपर से नीचे वाली चीज़ें, बस सभी। इसको मैं और एक रिकॉर्डेड सेशन में अलग से डालूंगा, राइट, अदरवाइज यही सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर? कोई डाउट हो किसी का? नो सर। है ना। नो सर। सत्यम तुम्हें भी समझ आ गया भाई? पूरा सर एकदम। तो जियोग्राफी पढ़ो, कहीं से पढ़ो। सत्यम अब के लग एक्चुअली रहा है बेसिक्स क्लियर नहीं है। जिन्हें ऐसा लगता हो ना कि यार सत्यम बहुत डाउट पूछते हैं, सत्यम अभी तैयारी शुरू किए हैं तो सीधे ही मेंस में एंटर कर गए। मैंने बताया कि भाई पहले बेसिक कर लो, नहीं 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 हमें तो लेना है। मैंने कहा ठीक है लो ठीक है। तो सत्यम के एक्चुअली बेसिक्स क्लियर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ही इज़ ट्राइंग टू कोप अप। लेकिन सत्यम जितना आप कर रहे हो उससे और ज़्यादा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। जी जी तो सर ये अच्छी जी। बात है कि आप सीख रहे हो बेसिक हुए बिना भी। बाकियों का सबको क्लियर है? डन? यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड करें हैं ना सेशन ये ये आज रिकॉर्ड का? करे हैं, हाँ ये अपलोड होगा उसमें, राइट। हाँ सर कर हाँ, दीजिए। ये अपलोड होगा और आज ये अगला भी अपलोड होगा, ठीक है। और जो आर्ट एंड कल्चर का बचा है वो भी आज अपलोड होगा, सर ठीक है। हाँ थोड़ा कोशिश किया करिए सर, ये जियोग्राफी वाले जितने भी सेशंस आए उसमें ये रिकॉर्ड कर दिया करिए नहीं हम नहीं, हाँ लोगों का ये जो। ये सारे रिकॉर्ड होंगे, ये सारे रिकॉर्ड होंगे, वो जी आपको जी। एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे उसी में, है ना, नोट्स में आपको थैंक वो यू मिल सर। जाएंगे। ठीक है, ओके, आज का ओवर करें। यस सर। ओके, टेक केयर, बाय।